गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जो आज का टॉपिक है, हमारी मॉडर्न थिंकर्स की सीरीज चल रही थी। इसी मॉडर्न थिंकर की सीरीज में आज हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ने जा रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में, जब हम सोशलाइजेशन की थ्योरी की बात करते हैं, समाजीकरण के सिद्धांत की बात, तब हम कूले, मीड और सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं। तो मैं आपको, कई बार लोग ये सोचते हैं सिगमंड फ्राइड जो है सोशलॉजिस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सिगमंड फ्राइड हैं वो साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक। और उन्होंने अपने जो थ्योरी दी थी इड, ईगो एंड सुपर ईगो की, तो उस विचारधारा से कहीं ना कहीं वो इस समाजशास्त्र में प्रतिस्थापित हो रही थी। तो कुछ लोगों ने उसे समाजशास्त्र में प्रतिस्थापित किया, जिसलिए उन्हें समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं। तो आज हम सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे सिगमंड फ्राइड है, आपका जन्म ऑस्ट्रिया के हंगरी में हुआ था, और फ्रेबर्ग जगह का नाम था। और साथ ही साथ इनका जन्म हुआ था एक यहूदी परिवार में। आपको एक मनोविश्लेषणात्मक आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा के संबंध में अपने विचारों को विस्तृत रूप दिया था। 1873 में जब वो आप वियना विश्वविद्यालय में गए और आपने चिकित्सा शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी रुचि प्रारंभ से ही शारीरिक रचना और प्रयोगशाला तंत्रिका, जैसे न्यूरो सिस्टम जिसे कहते हैं, न्यूरो सिस्टम में आपने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। और जब आप न्यूरो डिपार्टमेंट में गए, जिसे हम कहते हैं ना तंत्रिका तंत्र के रिसर्च में, तब उनके विचारों में कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और जब इनके ऊपर ये गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनोविज्ञान से जुड़ गए। इसे हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, डायरेक्टली वो नहीं जुड़े। फ्रायड जो है अपनी अचेतन की अवधारणा और विस्तार के लिए भी जाने जाते हैं। देखिए, आप हिप्नोटिज्म को तो सब लोग जानते हैं ना, सम्मोहन इसको हिंदी में बोलते हैं। कई बार हमने फिल्मों में और सीरियल्स में देखा है कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं। कहीं ना कहीं प्रोफेसर वो जे जे ब्रेयर के सम्मोहन के एक प्रयोग किया था। जे जे ब्रेयर ने इसी हिप्नोटिज्म में एक प्रयोग किया था, और इससे फ्रायड बहुत प्रभावित हुए थे। देखिए, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। पढ़ जाइए सर। उन्होंने स्वतंत्र, देखिए यहाँ मैंने किया है, जे जे ब्रेयर के सम्मोहन के प्रयोग में काफी प्रभावित हुए थे। और उन्होंने स्वतंत्र संसर्ग, मतलब जो बीमारियां होती है, हिस्टीरिया की बीमारी का अध्ययन किया था। और इस जब उन्होंने हिस्टीरिया की बीमारी का अध्ययन किया, तो आपने एक किताब भी लिखी थी। उनकी हिस्टीरिया की प्रघटना और मनोचिकित्सा संबंधी शोध, जो कि 1895 में, मैंने अभी आपको बताया, जब उन्होंने हिस्टीरिया का अध्ययन किया, तो आपने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्टडीज ऑन हिस्टीरिया, सिगमंड फ्रायड ने, जो कि 1895 1895 में प्रकाशित हुई थी। और इस किताब में क्या कहा था बच्चों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था कि हिस्टीरिया जो बीमारी है, वो न्यूरोसिस बीमारी, न्यूरोस मतलब हमारे जो न्यूरो सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र, उसका कारण जो होता है वो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट है। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा परीक्षा के समय या कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो हमारे सर दर्द, घबराहट, बेचैनी, कई बार पेट में भी दर्द होने लगता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज का हमारे मस्तिष्क की मानसिक क्रियाओं का हमारे पूरे शरीर पे असर पड़ता है। तो उन्होंने अपने इस शोध में यही कहा था 1895 में, स्टडीज इन ऑन हिस्टीरिया पर, कि जो हिस्टीरिया जैसी न्यूरोसिस बीमारी जो होती है, उसका कारण मनोवैज्ञानिक है, ना कि शारीरिक। उसका कारण शारीरिक नहीं है, सॉरी बच्चों, उसका कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक। और उस समय ऐसा विश्वास किया जाता था। यहीं से, जहां जो उन्होंने हिस्टीरिया, स्टडीज ऑन हिस्टीरिया बुक किताब लिखी, यहीं से मनोविश्लेषण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्षेत्र का जन्म हुआ। यहाँ देखिए आप, यहीं से मनोविज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्षेत्र का
जन्म हुआ। उपचार देखो, जब हम रोगों का उपचार करते हैं या निदान करते हैं, और इन्हीं रोगों के निदान के फलस्वरूप फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक संबंधी बहुत सारी विचारधाराएं, जैसे यहां देख सकते हैं आप, अचेतन, अचेतन, दमन, भाव विरेचन और अंतरण आदि को विकसित किया। इन्हीं अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन उनकी पुस्तक मनोविश्लेषण पर 5 व्याख्यान, इंपॉर्टेंट किताब है, मनोविश्लेषण पर 5 व्याख्यान, इस पर विस्तार से दिया गया है। देखिए बच्चों, मैंने आपको मनोविश्लेषणात्मक के बारे में बताया है कि उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जब उन्होंने अपनी किताब स्टडीज फॉर हिस्टीरिया प्रकाशित की थी और हिस्टीरिया बीमारी पर अध्ययन किया था। उसके बाद अगर हम देखें, समाजशास्त्रीय दृष्टि से उन्होंने व्यक्ति और समाज के संबंधों पर को बताया और उस व्यक्ति और समाज के संबंधों पर ही गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने क्या बोला था, देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है, व्यक्ति की जो काम वासना की इच्छा और अन्य तुष्टियों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण की शक्तियों के बीच मूलभूत संघर्ष है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, जैसे बहुत से लोगों को शुगर होती है, ठीक है, और उन्हें कहा जाता है कि आप मीठे से परहेज करिए, ठीक है। तो जो शुगर से पीड़ित व्यक्ति है और उन्हें मीठे से परहेज करने के लिए कहा जाता है, कहीं ना कहीं हमारा सोशल कंट्रोल, जो यहाँ देख सकते हैं आप, सामाजिक नियंत्रण की जो शक्तियां होती हैं, वो व्यक्ति के व्यवहारों को व्यक्ति पर नियंत्रण करती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अब से मीठा नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, तो इसलिए उसकी सेहत उसके हाथ में होती है। तो जो ये स्टेटमेंट दी है ना इसने, सिगमंड फ्रायड ने, कि फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की काम वासना की इच्छा और अन्य तुष्टियों तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण की शक्तियों के बीच मूलभूत संघर्ष है। वही वाली बात, जब तक हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे या अपने आप को, कहते हैं ना हमारे हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल होता है, चाहे तो हम अच्छा काम करें चाहे हम बुरा काम करें। साथ ही साथ सिगमंड फ्रायड ने सपनों का और हास्य का भी अध्ययन किया है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सपन का, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, और हास्य का भी अध्ययन किया है, हंसने का, जो हम कहते हैं ना हम प्रसन्न रहते हैं, हंसते हैं, इनका भी अध्ययन किया है। और इसके अध्ययन के बाद इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सपनों का निर्वचन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुई। और परिहास, आपने देखा होगा, जोकिंग रिलेशनशिप, जोक्स जिसे कहते हैं, परिहास, अचेतन से उनका संबंध, जोक्स एंड देयर रिलेशन टू अनकॉन्शियस, 1905 में उनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से आपने 2 पुस्तकें लिखी है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और जोक्स एंड देयर रिलेशन टू अनकॉन्शियस, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, फ्रायड के अनुसार मानव समाज और मानव व्यक्ति का विकास समान उद्विकासीय चरणों से हुआ है। सामाजिक पराहम और अभिव्यक्ति में धर्म की उत्पत्ति के लिए विश्लेषण की इसी विधि का प्रयोग किया है। इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ विस्तार से। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने इड, अहम और पराहम, इड, ईगो और सुपर ईगो, इनका बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। अभी आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। उनके विचारों की अभिव्यक्ति उनकी पुस्तक टोटम एंड टैबू, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई, मोजेस एंड मोनोथिज्म, जो कि 1939 में प्रकाशित हुई, द फ्यूचर ऑफ एन इवोल्यूशन 1927 में प्रकाशित हुई, बताया गया है। देखिए, जो हम फ्रायड को कहते हैं ना समाजशास्त्री के रूप में या समाजीकरण में, में हम फ्रायड के योगदान को देखते हैं, तो वो अब हम बात करेंगे। जैसे टॉलकोट पार्सन्स थे, टॉलगर पार्सन्स ने व्यक्तित्व के विकास को समझाने के लिए फ्रायड की कुछ मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रयोग किया है, जैसे लिबिडो और सैम। ध्यान से समझिएगा, मैं अभी बताती हूँ। पार्सन्स ने व्यक्ति के विकास, जिसे कहते हैं ना व्यक्ति का विकास होता है, सोशलाइजेशन को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक, देखो कई बार नेट में क्वेश्चन आ जाता है, किसने फ्रायड की कुछ मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रयोग किया है, तो ध्यान रखना, पार्सन्स ने किया है फ्रायड की मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रयोग।
पार्सन्स ने व्यक्ति के विकास को समझाने के लिए फ्राइड की कुछ मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रयोग किया है और उन्होंने फ्राइड की काम, वृत्ति और सामाजिक व्यवस्था के बीच विरोधी संबंधों की धारणा को स्वीकार किया है। लिबिडो होता है, लिबिडो कहते हैं काम वृत्ति, एक शब्द प्रयोग किया है फ्राइड ने, लिबिडो, काम वृत्ति। फ्राइड ने स्वयं के विकास के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास का जो सविस्तार वर्णन विश्लेषण किया है, उसी से समाजीकरण की प्रक्रिया जो पार्सन्स है कहते थे। देखिए क्या होता है, फ्राइड कहते थे स्वयं, सेल्फ का डेवलपमेंट। देखिए जब हम स्वयं का विकास करते हैं, स्वयं का विकास कैसे होता है, स्वयं का विकास कहीं ना कहीं कंट्रोल, जैसे लिबिडो, काम प्रवृत्तियों के ऊपर कंट्रोल, सेल्फ का जब डेवलपमेंट होता है तो वो कहते हैं उससे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, जो सविस्तार विश्लेषण इसका किया गया है। मतलब कहने का मतलब है जब स्वयं का विकास होता है और उससे व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्तित्व के विकास से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। जब व्यक्तित्व का विकास होता है तो उससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। अब इस स्वयं का विकास कैसे होता है, सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में फ्राइड ने लिबिडो, जो मैंने अभी बताया था ना, क्रामवती को मानव व्यक्तित्व का आधार मानते हुए इड, ईगो और सुपर ईगो, इद, अहम और परअहम की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। देखिए इस सेल्फ का डेवलपमेंट या सेल्फ का विकास कैसे होता है, उन्होंने बोला है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, हर व्यक्ति के अंदर इद, अहम और पराअहम होता है। और वो क्या होता है, इस इद, अहम, पराअहम के माध्यम से व्यक्ति का सेल्फ डेवलपमेंट होता है। वो कैसे होता है अभी मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगी। देखिए जैसे एक व्यक्ति, उन्होंने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में भी कहा था, एक व्यक्ति भूखा है तो भूख उसकी इद कहलाती है, इड। अहम कहता है कि कमाओ, पैसा कमाओ और अपनी भूख शांत करो। अगर पैसा नहीं कमा सकते तो चोरी करो और अपनी भूख को शांत करो, ठीक है। और परायम क्या कहता है, परायम कहता है कि चोरी करके तुम एक बार अपनी भूख को शांत तो कर लोगे, लेकिन उससे क्या होगा, जिंदगी भर तुम्हें पछतावा होगा, इसलिए चोरी मत करना, चोरी करना गुनाह होता है। तो कहने का मतलब इद, अहम और पराहम जो होता है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के समाजीकरण के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। इसी से व्यक्ति के सेल्फ का निर्माण होता है। फ्राइड के अनुसार स्वयं की रचना में इदम सबसे निचले भाग का, अहम बिचले भाग का और पराअहम सर्वोच्च भाग का निर्माण करता है। देखो जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल से बताया, जैसे ईद का मतलब व्यक्ति की भूख, वो भूखा है, ठीक है। अहम कहता है कि भूख शांत कर, कैसे भी कर, पैसा कमा, चोरी कर, चुरा के खा ले, ये उसका अहम कहेगा। लेकिन परायम, सुपर ईगो क्या कहता है, चोरी करना पाप है, ऐसा मत करना, तुम एक बार ऐसा कार्य कर लोगे लेकिन जिंदगी भर पछताओगे। अब उन्होंने क्या बोला है, इस प्रकार ईद पार्श्विक व्रतियों, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास, भय, डर लगता है, ये सब इसका वो होता है। अहम व्यक्ति की अंतर आत्मा का और पराअहम सामाजिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। जो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया, जो बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठता है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की भूख प्यास जो वो होती है वो ईद कहलाती है। अहम यानी ईगो जो होता है, व्यक्ति की अंतरात्मा। कई बार हम कहते हैं ना, इनका तो ईगो हर्ट हो गया, इनको कोई बात बुरी लग गई, ठीक है। जो व्यक्ति का अहम होती है, चेतना होती है, व्यक्ति की अंतरात्मा कहते हैं। और परा अहम क्या होता है कि जो हमें सही और गलत के बारे में सिखाए। हमारे सामाजिक मान्यताओं, जो हमारे समाज में मान्यता चली आ रही है कि चोरी करना पाप है, भ्रष्टाचार जो एक गुनाह है, ठीक है, देशभक्ति, ईमानदारी, ऐसे नैतिक मूल्यों पर चलिए। तो पराहम सामाजिक मान्यताओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इन तीनों का उचित तालमेल, किसका, इद, अहम और पराअहम का उचित तालमेल इच्छाओं, अंतःकरण और सामाजिक मूल व्यवस्था के बीच सफल सामंजस्य ही समाजीकरण का परिचायक है। दूसरे शब्दों में, ईगो के कहने पर इद द्वारा सुपर ईगो की बात मान ली जाती है। फ्राइड की शब्दावली में इसे क्या कहते हैं, समाजीकरण। ईगो के कहने पर इड द्वारा
सुपर ईगो की बात को मान लिया जाता है। मतलब जब व्यक्ति भूखा था पर उसके परायम ने कहा कि चोरी करना पाप है, मेहनत करो चाहे कम खाओ लेकिन मेहनत के ऊपर चलो। तो इसी को फ्रायड ने क्या कहा है, समाजीकरण। अल्थ्यूजर ने फ्रायड की अचेतन की खोज को मार्क्स के उत्पादन के नियमों की खोज के समतुल्य बताया है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान देना सभी लोग। अल्थ्यूजर ने फ्रायड की अचेतन की खोज को मार्क्स के उत्पादन के ढंग के नियमों की खोज के समतुल्य बताया है। इस स्टेटमेंट भी बता दी, फिर भी इंपॉर्टेंट किताबें टोटम एंड टैबू जो 1913 में प्रकाशित हुई थी, द ईगो एंड द इड जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हालांकि इनके बारे में विस्तार से मैंने बता भी दिया है। द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है आपकी, जो आपने 1927 में लिखी थी। सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, 1930 में आपने इस किताब को लिखा था। मोजेस एंड मोनोथिज्म, जो कि 1939 में आपने प्रकाशित की थी। तो ये बच्चों, ये मॉडर्न थिंकर्स के बारे में मैंने बताया है। बहुत अच्छे से सभी लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। आज अगर कमेंट नहीं आए ना, कल को मैं वीडियो नहीं पोस्ट करूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी